आज हम कोई रेसिपी नहीं बना रहे हैं, लेकिन बात खाने खिलाने वालों की ही होगी। पिछले कुछ दिनों से आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया पे ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं फार्म बिल्स के अगेंस्ट, उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ देखा, सुना, पढ़ा होगा, लोगों से बातचीत भी की होगी, मैंने भी की। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ मैं प्रोटेस्टर्स की बात नहीं कर रही, लेकिन जनरल पब्लिक में जितने लोगों से मेरी बात हुई उसमें से मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत कम लोग हैं जिनको एक्चुअली इन बिल्स के कंटेंट के बारे में नॉलेज है। और हुआ ये कि किसी नेता ने खड़े होकर बोल दिया कि जी ये जो बिल है ये फार्मर के हित में है, तो बहुत से लोगों ने ये बात मान ली। दूसरी तरफ से किसी ने खड़े होकर कह दिया कि ये फार्मर के हित में नहीं है, ये किसान के लिए एक डेथ सेंटेंस है। सो बहुत से लोगों ने ये भी बात मान ली। आज के वीडियो में हम इन बिल्स के कंटेंट को स्टडी करेंगे ताकि व्यूअर्स अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकें। अब बिल्स के कंटेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री बताती हूँ। 2018 और 2019 में एक स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने उनकी फाइंडिंग्स थी कि जो APMCs हैं, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़, जिन्हें हम आमतौर पे मंडीज़ कहते हैं, ये बड़ी ऑनेस्ट और फेयर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। उसकी वजह से किसान को फ़ायदा नहीं हो रहा और सेंट्रलाइजेशन की वजह से, यानी कि स्टेट से सेंटर के पास एग्रीकल्चर पावर्स ज़्यादा, एग्रीकल्चर बिल बनाने के पावर ज़्यादा आने की वजह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की मोनोपोली, यानी कि जिसे आई थिंक हिंदी में एकाधिकरण कहते हैं, वो बढ़ गई है। और इस सब की वजह से फार्मर को कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा। अब आपको ये भी पता होगा कि हमारी कंट्री में, इंडिया में, पिछले कुछ सालों से फार्मर सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस कमेटी का रिजल्ट ये हुआ कि सरकार ने एक और कमेटी बनाई जिसमें 7 चीफ मिनिस्टर थे, और ये कमेटी बनाई गई थी जुलाई 2019। इस कमेटी का जॉब था कि ये जाकर जो भी एग्री रिफॉर्म्स चाहिए उनके बारे में आके सरकार को रिपोर्ट दे। कॉमन सेंस की बात ये, आप सोचेंगे कि सरकार ने ये कमेटी इसीलिए बनाई क्योंकि सरकार रिफॉर्म्स लाना चाहती थी। तो कमेटी जब अपना रिजल्ट लेकर आएगी पार्लियामेंट में, सरकार उस रिजल्ट को एनालाइज करेगी, स्टडी करेगी और उसके बेस पे कुछ बिल पास किए जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो कमेटी ने उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट आने से, एनालाइज करने से, स्टडी करने से पहले ही सरकार ने ये फार्म बिल्स पास कर दिए। सोचने की बात यह है कि अगर सरकार को यही फार्म बिल्स पास करने ही थे तो कमेटी बनाने का मतलब क्या था, ये आप सोचें। तो चलो हम चलते हैं अब एक्चुअल बिल्स के ऊपर। ये फार्म बिल्स जो है ये कंसिस्ट करते हैं 3 बिल्स के। तो हम 1 बाय 1 ईच बिल को स्टडी करेंगे। तो जो पहला बिल है वो है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। ये बिल किसान को फ्रीडम देता है कि वो अपना सामान APMCs यानी कि मंडीज के बाहर भी बेच सकता है। अब आपने MSP के बारे में भी काफ़ी सुना होगा। MSP जो कि मिनिमम प्राइस है, ये लीगली मैंडेटरी नहीं है, ना पहले थी ना अब है। अब इन फार्म बिल्स में तो MSP का मेंशन भी नहीं है। फिर भी ये जो MSP है इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बेंचमार्क का रोल करती है, सो दैट खरीदने वाले और बेचने वाले को, चाहे वो ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी नहीं है, वो MSP लीगली बाइंडिंग, कानूनी बाइंडिंग नहीं है, फिर भी खरीदने वाले को और बेचने वाले को कुछ आइडिया ज़रूर होता है। और MSP सरकार साल में 2 बार सेंट्रल गवर्नमेंट से फिक्स की जाती है। हाउएवर, अगर MSP में ऑब्वियसली मंडी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मंडियां नहीं रहेंगी, मंडियां ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएंगी और MSP भी नहीं रहेगी। तो सरकार का कहना है कि MSP ना रहने पर भी
किसान को बहुत फायदा है, बिकॉज किसान हाईएस्ट बिडर को अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, यानी कि एमएसपी से कहीं ऊपर की कीमत पर अपना माल बेच सकता है। थ्योरेटिकली बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचा जाए तो हम रहते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। और दूसरा फार्म बिल, जिसके बारे में मैं आपको अभी 2 मिनट में बताने वाली हूँ, जो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को फार्मिंग में आने की आज़ादी देता है, फ्रीडम देता है। अब आप ये सोचें कि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड्स वर्थ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस मैदान में उतरेंगी। वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस तो है नहीं भाई, वो तो बिजनेसेस हैं। और बिजनेस का सिर्फ एक ही रोल होता है, प्रॉफिट करना। और बिजनेस चाहे फूड प्रोडक्ट का हो या किसी भी चीज का हो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी हमेशा कोशिश यही होती है कि वो माल सस्ते से सस्ते में खरीदें, क्योंकि सस्ते में खरीदेंगे तो उनकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगी। तो अगर एमएसपी ही नहीं रहेगी, कोई बेंचमार्क ही नहीं रहेगा, और कैपिटलिज्म और इस बिल के अंडर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस विद अ लॉट ऑफ बाइंग पावर मार्केट में उतरेंगी, तो आई थिंक कॉमन सेंस डिक्टेट्स कि प्राइसेस बढ़ने के बजाय डेफिनेटली कम होंगी। और यहाँ पे मैं कोई इमेजिनरी या कोई अजम्पशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रिमाइंड कराना चाहूँगी कि बिहार में एक ऐसी ही सिमिलर बिल पास हुआ था, जो लागू किया गया था 2006 में बिहार की स्टेट गवर्नमेंट से। और वहाँ पर यही उस टाइम भी कहा गया था कि एमएसपीज नहीं रहेंगी, तो जो किसान है वो हाईएस्ट बिडर को अपना माल बेचेगा और उसकी इनकम बढ़ेगी। अब 2006 से लेके 2021 तक आप देखें कितने साल हो गए हैं, और इतने टाइम में तो डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पर किसान ने बेनिफिट ज़रूर देखा होगा, बट ऐसा हुआ नहीं है। वहाँ पर किसान की इनकम बढ़ने की बजाय उसके हालात और भी ख़राब हुए हैं। और बहुत सारे जो किसान हैं वो अपनी ही ज़मीन में या मजदूरी का काम करने लगे हैं, और बहुत से जो बिहार के स्मॉल स्केल फार्मर हैं वो नेबरिंग स्टेट्स, राज्यों में जाके, पंजाब में, हरियाणा में जाकर दिहाड़ी की मजदूरी का काम खेतों में आज भी कर रहे हैं। सो अब आप इसमें खुद ही सोचें कि जो कानून ऑलरेडी दूसरी स्टेटों में, दूसरे राज्यों में किसान के हालात सुधारने में बिल्कुल असफल रहा है, वैसा ही कानून और जगहों में लाकर और मजबूती से लाकर ये कहना कि वहाँ के किसानों को बहुत फायदा होगा, प्रूफ इज इन द पुडिंग, आपके सामने है, आप खुद ही अपना इसमें माइंड बना लें। अब हम चलते हैं सेकेंड फार्म बिल पे। जो दूसरा बिल है ये डील करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ, और सरकार का कहना है कि किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की ये फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है। वैसे आज भी किसान जो है वो ठेके पे ज़मीन दी और ली जाती है। बिग डिफरेंस बीइंग कि इस बिल के अंडर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी, वो ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आ सकती हैं। अब प्रायर टू दीज बिल्स जो किसान ठेके पे ज़मीन देता है या लेता है, वो ऑलमोस्ट अपने बराबरी के इंडिविजुअल्स को ज़मीन दी या ली जाती है। हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में ज़रा भी जानते होंगे तो ये कहना कि एक तरफ एक किसान है जिसके पास शायद 5-10 एकड़ ज़मीन है, और दूसरी तरफ एक मल्टी करोड़ रुपए की ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बराबरी का तो होने से रहा। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर फर्ज करें कि किसान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और इफ इट्स अ बैड डील, या वो कॉन्ट्रैक्ट से निकलना चाहता है, या कॉन्ट्रैक्ट धोखे से हो गया, या किसी भी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट की किसी टर्म्स से खुश नहीं है, उसके लिए रिड्रेसल बहुत मुश्किल है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग है। और बाकी तो आप जानते ही हैं ना कि इंडिया के कोर्ट्स में
कई कई साल एड़ियां घिसते लग जाती हैं। तो कहाँ एक छोटा सा किसान इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट लड़ेगा। सो यहाँ पे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अनफेयर एडवांटेज तो होगी ही, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बराबरी में नहीं होंगे। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि अगर किसान को जमीन नहीं देनी कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं दे, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैटर इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इंडिया के जो किसान है यहाँ पे हम और कंपेयर कर रहे हैं बहुत से लोग कि देखें जी अमेरिका में, फलानी कंट्री में तो बहुत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। चलो अमेरिका से ही ब्रीफली कंपेयर कर लेते हैं। अमेरिका इंडिया से साइज में बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन 1/3 से भी अमेरिका की कम है। इंडिया में लैंड कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अमेरिका। हमारे यहाँ किसान के पास ऑन एवरेज बहुत ही कम लैंड है कंपेयर टू अमेरिका। तो वहां पर तो फिर भी आप कह सकते हैं ना कि कुछ बराबरी है। अगर कोई किसान है जिसके पास 400-500 एकड़ जमीन है, उसके पास तो कुछ पावर भी है। अगर किसान 5-10 एकड़ की जमीन में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तो आप खुद ही देख लें यहाँ बराबरी कैसी रहेगी। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये कहने वाली थी कि अगर फर्ज करें कि एक आप किसान हैं, आपके पास 5 एकड़ का फार्म है और जो आपके नेबरिंग किसान हैं नेक्स्ट, उन्होंने अपनी जमीन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दी है। हो सकता है आपके फार्म का एक्सेस यानी कि आना जाना उनकी जमीन से थ्रू हो, पानी आपका एक दूसरे से शेयर्ड हो। सो ये मैटर इतना सिंपल नहीं है। अब चलते हैं हम तीसरे बिल पर। तीसरा बिल पर्सनली आई एम सरप्राइज्ड कि ये पास हुआ कैसे। तीसरा बिल है एसेंशियल कमोडिटीज का बिल। अब प्रायर टू दीज बिल्स यानी कि इन बिल्स से पहले कोई भी प्रोडक्ट जो एसेंशियल कमोडिटीज में की लिस्ट में आता है उसको स्टॉक पाइल नहीं किया जा सकता। उस पर लिमिट होती है कि उसको कितना स्टोर किया जा सकता है। एसेंशियल कमोडिटीज में जो चीज़ नहीं होती, जो जिस चीज़ को उस लिस्ट से निकाल लिया जाए, उस प्रोडक्ट के ऊपर पाइलिंग की, स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं है। चाहे तो जितने बड़े से बड़े गोदाम भर भर के आप, अगर आपके पास बाइंग पावर है, स्टोरेज करने का पावर है, आप कर सकते हैं। अब एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से अकॉर्डिंग टू दिस बिल निकला क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। सीरियल्स, आलू, प्याज और हर तरह की दाल, जो कि इंडिया में करंटली स्टेपल डाइट है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये जो प्रोडक्ट्स हैं प्लस जो पहले के प्रोडक्ट्स थे, ये सब स्टोरेज में बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास बाइंग पावर है, वो उनके ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है। वो जितना मर्जी खरीदें, चाहे सारे साल का माल खरीद लें। भाई नहीं मन है इस साल बेचने का तो नहीं बेचें, स्टोर में रखें, बाहर बेचें, कहीं भी और एक्सपोर्ट करें, या अगले साल बढ़ा चढ़ा कर बेचें, क्योंकि माल सिर्फ उनके पास है तो प्राइस को फ्लक्चुएट करने का पावर भी उनके पास रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसमें रिमाइंड करा दूं कि जो अंग्रेजों के टाइम में बंगाल में जो फैमिन हुआ था, अकाल पड़ा था, उस टाइम पे भी खाने की कमी नहीं थी। गोदाम भरे पड़े थे बंगाल में भी और इंडिया के बाकी राज्यों में भी, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के पास थे। और सरकार चाहती तो प्रेशर डाल के प्राइवेट कंपनियों से माल निकलवा सकती थी। अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही कि वैसा ही अब होगा, लेकिन हाँ, वैसा होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां होंगी और उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं होगी, वो जितना माल स्टॉक पाइल करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा तीनों बिल्स का जो कंटेंट था। अब सोचने की बात इसमें यह भी है कि ये बिल पास किए कैसे गए हैं। जनरली जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई भी जो बिल्स होते हैं, उनको पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर एग्रीकल्चर के पास पहले भेजा जाता है वोट डालने से पहले। इन बिल्स को नहीं भेजा गया। क्यों? सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जबरदस्त पैंडेमिक बुरी तरह से फैला हुआ है।
सो सरकार का तो मतलब इस टाइम पे पूरा का पूरा फोकस उस तरफ होना चाहिए। फिर भी पैंडेमिक के बीच में इतने रश में ये बिल पास किए गए, क्यों? अब आप कहेंगे वोट की बात, मुझे समझ नहीं लगी मैं आपको कैसे बताऊं। मुझे ये भी यकीन खुद ही नहीं आया जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी कि ये आज ये फैक्ट है और ये हुआ है। इस बिल्स के रिलेटेड जो वोट हुई थी वो थी वॉइस वोट, यानी कि एक्चुअल वोट नहीं थी। जो ज्यादा जिस तरफ से साइड से ज्यादा शोर आएगा वहां से समझ लेगा पार्लियामेंट। ये हमारे इंडियन पार्लियामेंट में हुई थी। और आप जानते होंगे कि कोई भी बिल पास होता है तो पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट का असेंट होता है। राज्यसभा ने तो तीनों बिल पास ही नहीं किए। राज्यसभा ने सिर्फ और सिर्फ इनमें से 2 ही बिल पास किए थे और अभी तीसरा तो हुआ ही नहीं था पास। फिर ये प्रेसिडेंट के पास कैसे चला गया असेंट के लिए? इन चीजों को साइड पे रखें तो एडिशनल ऑन टॉप ऑफ दैट जो मुद्दा आता है वो आता है कि प्रोटेस्टर्स के साथ गवर्नमेंट डील कैसे कर रही है हमारी सरकार। अब हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हर नागरिक को प्रोटेस्ट करने का हक देता है। बहुत से ऐसे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये इनको पुलिस को गोली मार देनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बातें सिर्फ मीडिया के बड़े बड़े लोगों ने ही नहीं, ये बातें सरकार के रूलिंग जो पार्टी है उनके लोगों ने भी कही हैं, आपने भी सुनी होंगी। अब हमारे अगेन मैं बात कानून की करती हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक नहीं, मैंने तो जो गिने हैं कम से कम 6 कानूनों के अधीन अंडर ये ऐसी जो स्पीच है ये हेट स्पीच के अंडर आती है और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन जब तक ये वीडियो बना था तब तक मैंने तो किसी को भी, एक भी बंदे को ऐसे कमेंट करने के ऊपर अरेस्ट होते या उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं देखा गया। ऑन द कॉन्ट्ररी प्रोटेस्टर्स के ऊपर एक्शन हुआ है और बहुत से जर्नलिस्ट्स के ऊपर भी एक्शन हुआ है। सरकार इतनी आयरन फिस्ट से इस प्रोटेस्ट को क्यों दबाना चाहती है? सोचने की बात है, आप सोचें और विचार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कुछ अवेयरनेस तो बढ़े, हमें पता तो चले ना क्लियर कि हमारे नागरिक, हमारे किसान प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, ताकि हम भी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकें।